पहला तो ये है कि इन्होंने कहा फ़ोन करके कि आपको अपने बारे में कहना होगा। हमें लगता है कि इससे खराब स्थिति किसी की नहीं होती है कि आप अपने बारे में कहने के लिए किसी प्रोग्राम में चले जाएँ। तो हमने इन्हें सुझाव दिया कि कोई एक विषय रख लीजिए, जिससे कोई बोलेगा। लेकिन संयोग ऐसा है कि सबने अपने बारे में बोला। मौजूदा स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती है कि आपने क्या काम किया है। दूसरी बात जो छुपाई गई, हमने कहा पत्रकारों का सम्मान नहीं होना चाहिए, और आपकी लिस्ट में 3-3 पत्रकार हैं। इसका मतलब है कि आपका नज़रिया संकीर्ण है और जिस संगठन को बनाया हुआ है वो सफल नहीं है। नागरिक मंच है। नागरिक मंच का मतलब अगर इस पूरे हॉल को 4 हिस्सों में बांट दीजिएगा तो 40-45 से उम्र के कम 25%, उसके ऊपर भी 25%, महिलाएं भी 25% और खाली कुर्सियां भी 25%। इसका मतलब है कि आप किसी मंच को बनाकर जिस स्थिति में समाज में जाना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पा रहा है आपसे, और आपको लोकप्रिय चेहरों की जरूरत है, वैसे चेहरे जो बाजीगरी दिखलाएं। इस देश ने 2014 में भी बाजीगरी देखने के लिए एक चेहरा चुन लिया। आप अपने स्तर पे हैं, आपका दायरा इतना है तो आप इस रूप में काम करते हैं। ताली वाली बाद में बजाइए। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास वक्त है जिंदगी जीने का, समझने का, तो आपको यहां पर नहीं होना चाहिए था। ऐसे कार्यक्रम जो सिर्फ वक्त जायर कर रहे हैं, वैसे में मौजूदगी हमारी क्या कह सकती है। हमारे मॉडरेटर महोदय को हम देख रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो चाह रहे थे कि आप कम से कम बोले, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। इस तिरंगे को देख के हमको बार बार एहसास होता है कि 11/12 में जो तिरंगा रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे लहराया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला। आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा लहराया गया था, हमने देखा था रामलीला मैदान में इतनी बड़ी तादाद में, वो किस दृष्टि से और किस जगह पर जाके पहुंच चुका है। तो ऐसे प्रतीकों को ना उठाइए। मुश्किल हालात है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। जिस समय मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही थी, उस समय दिल्ली की सड़कों पर किसान चारों तरफ से आ रहे थे। पीछे प्रयास करने वालों में योगेंद्र यादव भी थे और पी साईनाथ भी थे। जर्नलिस्ट है पी साईनाथ, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। जब सारे लोग पहुंचे तो मंच पे कौन व्यक्ति मौजूद थे? शरद पवार भी मौजूद थे। शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या किया था इस देश में किसानों को लेकर? ये समझ और ये तमीज क्यों नहीं है? हमारी सारी दृष्टि अंततः चली जाती है, और आज नहीं कल ही अगर नागरिक मंच भी सफल हो जाए तो वो आपसे कहेगा आप इसे वोट दीजिए, उसी दिशा में जाएगी चीजें। तो इस देश में क्या सब कुछ चुनाव हो चला है? सब कुछ आपको उसी दिशा में धकेलने की स्थिति में ले आया है? और जरा समझने की कोशिश कीजिए, 2013 के बाद से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को गया है। किसी ने कल्पना की थी 1200 करोड़ रुपया एक सत्ताधारी पार्टी के पास डोनेशन के तौर पर कॉरपोरेट दे दे? और कॉरपोरेट भी अब तो चूंकि पारदर्शी स्थिति है, जो एडीआर की नई रिपोर्ट आई उसे हम पढ़ रहे थे, और इलेक्शन वॉच, दोनों की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पूरी इकोनॉमी हमारी चल कैसे रही है, किन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो आपका हमारा योगदान क्या होना चाहिए? कुछ ही चेहरे हैं यहां पर यंग, बहुत चेहरे नहीं हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की स्थिति, हम एक डर भी देख रहे थे। हमने देखा मन्नान साहब बोल रहे हो, चाहे अभी धर्म के बारे में जिक्र हो रहा था, इस देश के भीतर अगर डेमोक्रेसी होती और स्वतंत्रता होती तो ये खुले तौर पे बोलते। हमें लग रहा है कि हमारा मुस्लिम समाज सहमा हुआ है, सिमटा हुआ है। उसने मई 2019 तक खामोशी बरतना तय कर लिया है। इसका मतलब है वो मई 2019 तक हमारे देश का ना मुस्लिम समाज इस देश का नागरिक है, और अब तो दलित भी खामोश हो गया तो वह भी नागरिक नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब किन परिस्थितियों में इस देश को ले जा रहे हैं और आपका हमारा योगदान क्या होना चाहिए? जहां पर हम इस बात की चर्चा करने बैठे हैं कि संविधान काम नहीं कर रहा है, आपका इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर आपको सत्ता में कैसे बनाए रखेगा, उसी हिसाब से काम करने की परिस्थितियों को डेवलप किया जाए, यही है। और मीडिया या कोई भी स्तंभ हो वो उसी रूप में काम कर रहा है। काम करने दीजिए जो काम कर रहा है, सम्मानित करके उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें लगता है ये स्थिति है, आप इस रूप में मत जाइए, अपने आप को डिजाइन मत कीजिए इस तरीके से। हमें कोई अंतर नजर नहीं आता है जब कोई सेल्फी लेता है और उस पर लाइक खोजता है, और आप कहीं पर मंच पे खड़े होकर कुछ बोल के एक वक्त जाहिर करके कि हमको 3 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करके आप चले जाएंगे।
अनंत कुमार साहब चूंकि पुराने परिचित मित्र हैं, उन्होंने कहा तो आना है तो आना है, वो मित्रता है। लेकिन हम इसके सदा खिलाफ रहे कि जर्नलिस्टों का सम्मान होना चाहिए, जर्नलिस्टों को काम करने देना चाहिए, काम कीजिए, करने दीजिए, और ऐसी परिस्थिति बाहर से रह के निर्माण कीजिए कि जर्नलिस्टों का ही मीडिया संस्थान हो, कॉर्पोरेट का ना हो, इंडस्ट्रियलिस्टों का ना हो, बिल्डर का ना हो, जर्नलिस्टों का हो। आप उसकी व्यवस्था करने की दिशा में कदम बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? उसमें जो काम करते हुए आपको एक रोशनी नजर आती है, उस रोशनी को आप चुरा लेते हैं और उसके जरिए स्थितियों को सामने लाके परख देते हैं। कमोवेश यही काम हर कोई हो रहा है, हर जगह किया जा रहा है, इससे कहां इनकार है। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है कि हमारे देश का मॉडल एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल हो गया है जिसमें चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई पॉलिटिकल नैरेटिव हमें आप बताइए, पिछले 3 राज्यों में जो कांग्रेस जीत गई, क्या कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है इन 3 राज्यों को लेकर? जीत गई। यह तो संयोग ऐसा है कि हमारे यहां सत्ता ऐसे हाथों में अचानक आ गई है जिसमें हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो बोल रहा है वो कांग्रेसी हो गया है, या उस कांग्रेस को लगने लगा है वो हमारा हो गया है। पूरा बौद्धिक जगत वैसा हो गया है। इसका मतलब क्या है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हम तो देख चुके हैं उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी हमने उस रूप में काम किया है। अंतर आया है, बहुत भयावह अंतर आया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता नहीं है, यह हर कोई जानता है। 1-2 नाम है जिनके चेहरे नजर आते हैं, वो उस रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मॉडल ये तो नहीं था डेमोक्रेसी का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी है नहीं, और इलेक्शन में जीत हार के बाद हम डेमोक्रेसी खोजने निकल रहे हैं। आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, साफ गोई से लीजिए, आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान का बजट महज 56,000 करोड़ रुपए, और हिंदुस्तान से जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो सालाना 1,20,000 करोड़ रुपए सिर्फ फीस के तौर पर देते हैं, और ये आरबीआई की रिपोर्ट 2017 की है। अब आप सोचिए, हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में आपके यहां का बजट 44,000 करोड़ रुपए का, और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो सिर्फ आपके यहां काम करता है उसका मुनाफा जो है वो 6.5 लाख करोड़ रुपए मुनाफा है सालाना। अरे जनाब, आप कहां फिट बैठेंगे उसमें, और कैसे फिट? आप किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? आप एक ऐसे प्रोसेस में आ गए हैं जिसमें आप उस स्ट्रक्चर में शामिल होने के लिए लालायित हैं, या आपको मौका नहीं मिला है, या आप चाहते हैं कि किसी तरीके से उसमें शामिल हो जाए। इसलिए हमको कभी किसी मंच से यह कहने में असुविधा नहीं होती है कि मंच को भी अगर सत्ता कल मिल ही जाए तो वो क्या करेगा, उसके नैरेटिव्स क्या हैं, उसकी पॉलिटिकल नैरेटिव्स किस दिशा में जा रही है, सोशल एस्पेक्ट में वो कैसे चीजों को रखेगा। महात्मा गांधी को याद करेगा, लोहिया को याद करेगा। संविधान का जिक्र होगा तो अंबेडकर का नाम लेना आपके लिए जरूरी है। तो प्रतीकों के आश्रय और बीच बीच में तिरंगा लहरा दिया जाएगा जो आपके राष्ट्रवाद का प्रतीक हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? दुनिया के किसी भी विकसित देश में ऐसा तो नहीं होता है, तो आप विकसित भी नहीं होना चाहते हो क्या? अब क्या होना चाहते हो? हिंदुस्तान को किधर ले जाना चाहते हो? उसकी कौन सी स्थितियां ऐसी होंगी जिसमें आप महसूस कर सकोगे हाँ आप सांस ले रहे हो, कितना भी पैसा आपके पास हो जाए। अब बताइए, शुद्ध हवा आपको मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी जनाब। शुद्ध पानी आपको, साफ पानी मिल जाएगा, मुहैया हो जाएगा क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो फिर न्यूनतम स्थितियों को किसी ना किसी रूप में जनता को मिल जाए, इसके लिए संविधान की रचना की गई। संविधान की कॉपी लेकर, उस पहली कॉपी लेकर राजेंद्र बाबू गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने पूछा, गरीबों का जिक्र जरूर होना चाहिए, कहां है? प्रियम्बल्स बाद में जुड़े, सारी चीजें होती चली गई। हमारा ये नहीं कहना है, हम कह रहे हैं कि अतीत के आश्रय भविष्य को संजोने की कोशिश ना कीजिए। अतीत के आश्रय मौजूदा वक्त को जीने की कोशिश भी मत कीजिए। मौजूदा वक्त को परखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप कहां खड़े हैं और आपको क्या करना है। बहुत ही साइंटिफिक हो जाइए ना। एक ही जीवन है, मौत होनी है, तय है। फिर अब क्या करेंगे? आप इस दौर में क्या क्या चाहते हैं? आप देख लीजिए पैसे वालों के यहाँ क्या क्या स्थिति। पैसा इस देश में कैसे भी कमाइए, किसी रूप में भी कमाइए, वो हो ही नहीं सकता है संभव कि वो पैसा जिस व्यक्ति ने कमाया है वह कोई चुनी हुई सत्ता जिसके पास सारे पावर होंगे, पॉलिटिकल पावर होंगे, जो इस दौर ने सिखा दिया। इससे पहले हिंदुस्तान को वाकई समझ में नहीं आई थी। इसलिए राहुल गांधी जिस दिन भाषण दे रहे थे, मैंने बहुत कुछ सीखा मोदी जी से। यकीनन पूरे देश ने सीखा। समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर में सारी चीजें सिमटती जा रही हैं। हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है। यूनिवर्सिटी का वीसी हो, कौन नियुक्त करेगा? पढ़ाई गई।
एम्स का डायरेक्टर है, कौन नियुक्त करेगा? जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चाहे सीबीआई, ईडी, आईडी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की दिशा में बढ़ते हुए कदम, जो दूसरा ही जस्टिस बतला देता है कि साहब उस पीरियड में क्या हो रहा था, जब मिश्रा जी थे चीफ जस्टिस, क्या हो रहा था, खुले तौर पर आ जाते हैं सामने आपके। इलेक्शन कमीशन जिसे चुनाव कराना है, यानी डेमोक्रेसी का पहला नियम है कि हमको कोई शक शुबा है आपकी डेमोक्रेसी पर, तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आप शक शुबा करते रहिए, बोलता है अच्छा तेलंगाना में कितने 70 लाख वोट नहीं पड़े, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। मजाक बना रखा है आपने। एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से चली जाती है, यहां 70 लाख वोट का कोई महत्व ही नहीं है। कह दिया नहीं साहब, देख लेंगे अगली बार। इस मानसिकता के भीतर हर परिस्थितियों को जीते हुए आपकी कहीं भी कोई मौजूदगी हो या ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, आपको तलाशना होगा और ऐसी परिस्थिति बनानी होगी कि उसकी कोई उपयोगिता साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया।